क्या ऐसा है कि वोट बैंक बहुत स्ट्रांग नहीं है वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज का, इस कारण से डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है? और भारत का सबसे जो इस समय यंग माउंटेन है वो कौन सा है? तो ऐसा माना जा सकता है कि चूंकि लो लिटरेसी कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचा रही है, इस कारण से कभी उसको डेवलप नहीं किया गया। पंचायत समिति लेवल पर पोस्ट है आपकी जी, तो पंचायत समिति में जनप्रतिनिधि कौन होता है और सरकारी प्रतिनिधि कौन होता है? है कमी सर? या प्लीज कमी। नमस्ते। बैठिए हेमंत जी। अरे फाइन। जी सर। चलिए ठीक है, तो हेमंत जी अपने बारे में कुछ बताइए। सर मैं हेमंत पाटीदार नाम है मेरा पूरा, और मैं बांसवाड़ा ज़िला जो साउदर्न मोस्ट ज़िला है राजस्थान का, वहाँ से आता हूँ। मेरी 10th 12th 12th की पढ़ाई मैंने बांसवाड़ा से ही की है। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में MLVTEC मणिकलाल वर्मा इंजीनियरिंग कॉलेज से भिलवाड़ा से इंजीनियरिंग की 2009 में। उसके बाद 2009 से 2015 तक मैं हिंदुस्तान जिंक में जॉब की मैंने। फिर जॉब छोड़ के मैंने UPSC RPSC की तैयारी की थी, और 2017 से मैं सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ सर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में। ओके, तो क्या जॉब प्रोफाइल है आपका एज अ सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर? सर राइट नाउ हम लोग ब्लॉक की ये पोस्ट है, ब्लॉक लेवल पे बैठते हैं पंचायत समिति स्तर पे, जिसके तहत पंचायत समिति में विभाग की जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन से संबंधित रहता है। मुख्य योजना इसमें पालनहार योजना है, वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है। आप बांसवाड़ा से हैं सर? ठीक है, थोड़ा सा मुझे बांसवाड़ा के बारे में बताइए कुछ। सर बांसवाड़ा TSP एरिया है, ट्राइबल सब प्लान एरिया है, ट्राइबल बेल्ट है। 75% लगभग 80% वहाँ की आबादी आदिवासी है। लिटरेसी रेट बहुत कम है सर, लगभग 53-54% ही है। हेल्थ पैरामीटर पे भी देखें तो बैकवर्ड है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट साइड से देखें तो सर रेलवे कनेक्टिविटी वहाँ पे है ही नहीं। रोड भी ठीक है, नेशनल हाईवे NH-27 अभी बन रहा है सर। अपार्ट फ्रॉम सर सोशल साइड से देखें तो आदिवासी बेल्ट है, पिछड़ा हुआ इलाका है। लोग अभी भी शिक्षा का महत्व अब समझ रहे हैं। अब तो काफ़ी जागरूकता आ गई है जब से TSP एरिया लागू हुआ तब से। अभी भी सर वहाँ कुप्रथा है जैसे मोताणा वगैरह प्रचलित है, जिनको इराडिकेशन की ज़रूरत है। इकोनॉमिक पैरामीटर पे सब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ पे हुआ नहीं है। मुश्किल से 3-4 इंडस्ट्रीज है, वो भी टेक्सटाइल से रिलेटेड है। इस कारण से अधिकतर लोग रोजगार के लिए वहाँ से पलायन करते हैं, गुजरात और मोस्टली गुजरात में, MP में भी है। उसके अलावा सर अगर बच्चों की बात करूँ मैं, एज वाइज अपन बात जाए तो सर वहाँ पे ओल्ड एज जो है हमारे बुजुर्गों, चूँकि पिछड़ा इलाका है इस कारण उनकी जो सोशल बॉन्डिंग होती है एक फैमिली में वो अभी भी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। बूढ़े लोगों की अच्छी परवरिश होती है। बच्चों की बात करें सर तो कुपोषण का है, IMR MMR पैरामीटर मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत कम है। आप ये बताइए कि इतनी ज़्यादा बैकवर्डनेस किसी एक ऐसे एरिया में जो कि भारत देश का हिस्सा है, जबकि 70 साल से ऊपर हो गए हमें आज़ादी को, सर इसका क्या कारण है? ये एक राजनीतिक कारण इसका माना जाए, प्रशासनिक कारण इसका माना जाए, या मतलब भौगोलिक कारण माना जाए? क्या कारण माना जाए इसके पीछे? सर सोशो इकोनॉमी, पॉलिटी और ज्योग्राफी सब चीज़ें इसमें अपना रोल प्ले करती है। सर जो NH-8 है जो दिल्ली मुंबई को कनेक्ट करता है, मतलब मैंने ऐसा सुना था कि वो अगर स्टेट पाथ डिसाइड किया जाए मुंबई से दिल्ली का तो वो वाया बांसवाड़ा जाना चाहिए था। बट चूँकि उस टाइम मोहनलाल जी सुखड़िया साहब हमारे CM साहब थे तो उन्होंने उसको उदयपुर की तरह रीरूट कर दिया। इसके अलावा अभी तक जैसे ट्रेन नहीं आई है और रेलवे कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए वो हुआ नहीं है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो जाता है तो पेस बढ़ जाता है डेवलपमेंट का। क्या ऐसा है कि वोट बैंक बहुत स्ट्रांग नहीं है वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज का, इस कारण से डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है? सर ट्रेडिशनली कांग्रेस को वोट जाते थे। आप देखेंगे जो मैंने ऑब्जर्व किया कि जहाँ पे भी कांग्रेस के अगर लो लिटरेसी रेट है तो उनके जो परंपरागत वोट है, ट्रेडिशनल वोट, वो जनरली टूटते नहीं है, वो जनरली कांग्रेस को ही जाते हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि चूंकि लो लिटरेसी कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचा रही है, इस कारण से कभी उसको डेवलप नहीं किया गया? कहना गलत हो जाएगा सर, बट सरकार ने अपनी लेवल पे जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे उसके हिसाब से प्लान तो किया था, कोशिश तो की है।
बट वो सर सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो वहाँ पर है वो ऐसा है कि वो तुरंत नीचे परकोलेट नहीं हो पाया। और चूँकि अब हो रहा है, क्योंकि एक तो सर इंटरनेट आ गया है, मोबाइल आ गया, तो लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ गई है, एटलीस्ट डिजिटल कनेक्टिविटी तो बढ़ी गई है। उसकी वजह से एजुकेशन के जो ऑप्शन थे वो बढ़ गए हैं और लोग पढ़ाई की तरफ ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। उसके बाद सर जब ये टीएसपी लागू हुआ 2012 से, उसकी वजह से सर जो पहले एक डर था कि पढ़ के बच्चे क्या करेंगे, नौकरियां तो लगती नहीं है, क्योंकि लोकल एम्प्लॉयमेंट तो वहाँ इतना था नहीं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट था, उसमें भी सर हम लोग कहीं टक्कर नहीं दे पा रहे थे। बट चूँकि वहाँ के लोगों को रिजर्वेशन मिल गया है, तो इस वजह से सर पढ़ाई का स्तर अच्छा खासा सुधरा है। टीएसपी की वजह से जब नॉन टीएसपी है, मतलब जहाँ पे टीएसपी लागू नहीं हो रहा है, वहाँ भी बच्चे अब सेलेक्ट हो रहे हैं सर। ठीक है सर। हेमंत जी, आपने यूपीएससी में भी मेंस दिया है, ठीक है? ओके। आपका ऑप्शनल जियोग्राफी है, ओके। आप मुझे ये बताइए कि जो राजस्थान की धरती है सर, जैसे हम लोग जब मिट्टियों के विषय में पढ़ते हैं, अलग अलग टाइप्स की मिट्टी हैं, तो यहाँ पर जनरली कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सर वेस्टर्न राजस्थान में तो सैंडी है, मोस्टली रेतीली मिट्टी है। उसके अलावा लेटराइट, जो रेड लेटराइट वो है। हाड़ौती में ब्लैक सॉइल है। अच्छा, ज़रा मुझे आप ये बताइए, आप जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं ऑलरेडी, ज़रा मुझे ये बताइए कि जैसे जो हमारी अलग अलग चट्टानें होती हैं सर, जैसे कि इग्नियस रॉक हो गई, सेडिमेंट्री हो गई, मेटामॉर्फिक हो गई, ठीक है ना, तो क्या इनका भी कोई कनेक्शन है क्या मिट्टी के निर्माण में? जी सर, इनका बिल्कुल कनेक्ट है, क्योंकि ये पेरेंटल सोर्स तो यही है जहाँ से मिट्टी बनती है। इनके ही डिग्रेडेशन या इरोजन और डिपोजिशन से मिट्टी का निर्माण अच्छा, होता अगर है। मैं कहूँ आपसे कि वोल्केनिक इरप्शन हुआ, सर, ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार, तो ज्वालामुखी उद्गार से अगर फाइनल तौर पर एक प्रोसेस के थ्रू देखा जाए तो फाइनली वो कौन सी मिट्टी बन पाएगी और उसमें कौन कौन से एलिमेंट हमें मिल पाएंगे? सर मोस्टली इग्नियस रॉक बनती है और उसमें या तो सिलिका रहता है या फिर आयरन की रहती है, उसके बेस पे फिर उनको क्लासीफाई करते हैं। अच्छा, उसके अलावा सर जो वहाँ का निकला है वो सल्फर वगैरह गैस भी निकलती है उस टाइम। मेजर जो एलिमेंट है वो कौन सा मिलेगा? मेजर सर सिलिका और जैसे क्रस्ट मेंटल कोर 3 अलग अलग हैं, सर, तो उसमें तीनों लेयर्स में सबसे ज़्यादा जो कॉमन तौर पर पाया जाता है वो कौन सा है? चोकराओं में सर। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। मुझे एक आप और बात बताइए, 3 मिट्टियाँ हैं जैसे ब्लैक हो गई, रेड हो गई, एलुवियल हो गई, सर, इनमें से सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रेट किसका? एलुवियल। क्यों? क्योंकि सर एक तो उनकी टेक्सचर अच्छा, जो साइज है पार्टिकल्स की वो मिट्टी के लिए बेटर है और न्यूट्रिशन एब्जॉर्व करने के हिसाब से। अच्छा, और दूसरा जो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वो उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं सर। क्यों पाए जाते हैं? सर जो एलुवियल सॉइल होती है वो पहाड़ों से जनरली जो रिवर्स होती है वो लेके आती है, वो डिपॉजिट करती है, तो उसकी वजह से सर जो न्यूट्रिएंट्स कंटेंट है चूँकि वो पहाड़ों के थ्रू आ रही है तो बहुत सारा एरिया कवर करके आती है, तो उस वजह से उसमें मोस्टली जो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वो मिल जाते हैं सर। अच्छा, एक बात मुझे और बताइएगा कि दुनिया में अलग अलग टाइप के माउंटेन्स हैं सर, फोल्ड हैं या फिर और भी रिफ्ट वैलीज हैं, अलग अलग टाइप। सर, ये जो अरावली माउंटेन रेंज है, आप इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? सर ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन। तो भारत का ये अगर कहा जाए तो आज की डेट में इसको किस रूप में रखेंगे? ये फोल्ड तो हो गया, बट अगर आज की डेट में हमें आइडेंटिफाई करना हो तो आज की डेट में हम इसे किस कैटेगरी में रखेंगे? मतलब सर फोल्ड और ब्लॉक के हिसाब से पूछ रहे हैं सर? नहीं, जैसे अगर हम इसको कहें कि ये रेसिड्यूशियल फॉर्मेट में है। हाँ सर, अभी तो रेसिड्यूअल ही बचा है इसका। और भारत का सबसे जो इस समय यंग माउंटेन है वो कौन सा है? हिमालयास सर। हिमालयाज। हिमालयाज में कौन सा हो जाएगा? हिमालयास में शिवालिक। अच्छा, ओके। आप एक मुझे और बताइएगा, आपने भीलवाड़ा से आई थिंक बीईसी किया है, ठीक है ना? जी सर। ये भीलवाड़ा में ऐतिहासिक कालक्रम में जब हम आधुनिक भारतीय इतिहास में आते हैं तो अनेक जनजातीय विद्रोह हुए थे सर। इनमें से एक भील विद्रोह भी हुआ था, ठीक है ना? तो इस भील विद्रोह के कारण मुझे बता दीजिए। सर बिजोलिया किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं भील विद्रोह की बात कर रहा हूँ। ये जनजातीय विद्रोह था सर, वो मेवेरिया नहीं सर। आप एक लास्ट क्वेश्चन मुझे बताइएगा। एक शब्द है भीलवाड़ा, फिर आप जहाँ से आते हैं बांसवाड़ा, ये बार बार कई ऐसे हम जगहों को देखते हैं जहाँ पर ये वाड़ा आता है,
इसका क्या मतलब? सो वाड़ा का मतलब होता था मोहल्ला, मतलब एक एरिया को वाड़ा कहा जाता था। अच्छा और जब ये उसके साथ जो जो नोमेनक्लेचर ऐड होते गए उसके साथ वो जुड़ता गया। अच्छा, आपके क्षेत्र में और जो भीलवाड़ा है, बांसवाड़ा है, सर एक प्रथा बहुत प्रचलित है, ये डाकन प्रथा। ये डाकन प्रथा क्या है? सर डाकन प्रथा में ये माना जाता है कि एक कोई औरत है और उसके पास विशेष शक्तियाँ हैं, ऐसा माना जाता है। अच्छा, जिस कारण वो किसी और की साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली या मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती थी उन शक्तियों को यूज़ करके। अच्छा, तो इसी औरत को एक वो तमगा दे दिया जाता था कि ये डाकन है, और फिर उसको सोशली बॉयकॉट भी कर दिया जाता था, और मतलब उसको कुल मिला के एज ए लेस देन ह्यूमन ट्रीट किया जाता था। जो एक ह्यूमन को ट्रीट करना चाहिए था वैसा ट्रीट नहीं किया जा रहा था। चलिए सर। हेमंत जी, आज 5 नवंबर है। सर 5 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है? सर क्षमा चाहूँगा इसका। चलिए कोई बात नहीं। आप पंचायत समिति में कार्यरत हैं? नहीं सर, पंचायत समिति लेवल पर पोस्ट है आपकी? जी। तो पंचायत समिति में जनप्रतिनिधि कौन होता है और सरकारी प्रतिनिधि कौन होता है? सर पंचायत समिति में प्रधान होता है, प्रमुख, जो जनप्रतिनिधि होता है, और उनको असिस्ट करने के लिए BDO साहब होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, जो वहाँ पे बैठते हैं। ठीक है। अगर प्रधान को अपना त्यागपत्र देना है तो अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करेंगे? वो सब BDO को संबोधित करके देते हैं। कन्फर्म है आप? सर मान लीजिए आपका SDM के रूप में चुन लिया जाता है, तो जनजातियों के कल्याण को लेकर आपकी क्या वरीयता रहेगी? सर जनजाति के कल्याण को लेकर वरीयता एक तो शिक्षा, उनकी हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट, देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए जो जो भी मैं कर सकता हूँ, इस क्रम में सर मैं प्राथमिकता दूँगा। ठीक है। आपने हॉबी में प्लेइंग क्रिकेट लिखा है। सर अभी विश्व कप का माहौल चल रहा है। भारत के कितने मैच हो चुके हैं अभी तक? सर भारत के अभी तक 7 मैच हो चुके हैं। 7 मैच हो चुके हैं। अगला वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा क्रिकेट का? 2027 का साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे मिल के करेगी। मिल के करेंगे। ठीक है। निवारक निरोध अधिनियम से क्या तात्पर्य है? प्रिवेंटिव डिटेक्शन। प्रिवेंटिव डिटेंशन सर एक कानूनों की एक श्रृंखला कह सकते हैं, जिसके तहत विदाउट कोर्ट अपन पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं अगर वो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत पात्र होता है, तो उसके बाद उसको कोर्ट में पेश करते हैं। कोई ऐसा कानून बताना चाहेंगे इसके अंतर्गत आप? सर UAPA था, फिर जैसे टाडा था पहले, जिसके तहत ये कर सकते थे। आजकल इसमें मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है जो ED आजकल कर रही है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ED का कोई भी कार्य निवारक निरोध के अंतर्गत आएगा? सुनना चाहूँगा सर। अभी तक भारतीय संविधान में संशोधनों की क्या स्थिति है? सर अभी तक 106 हो चुके हैं। अच्छा, 106वें संशोधन का संबंध किससे है? चाहूँगा सर। पेशा अधिनियम की राजस्थान में क्या स्थिति है? सर पेशा अधिनियम राजस्थान में लागू किया जा चुका है, और जो शेड्यूल्ड एरिया इसमें ये लागू है। बहुत ज़्यादा सशक्त रूप से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं TSP एरिया से बिलोंग करता हूँ। लोगों में भी जागरूकता बढ़ रही है, और इसको अब इसका कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। आप मुझे 5 सालों में आप राजस्थान में जिले बता सकते हैं जहाँ पर पेशा अधिनियम लागू है? सर TSP एरिया पूरा होगा, जिसमें 8 जिला आ रहे हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ पूरा है, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, पाली और चित्तौड़ का पार्शल एरिया है। इसके अलावा 12 में जो शाहबाज और किशनगंज तहसील है, वहाँ पे सर ये लागू है। ठीक है। ऑर्डिनेंस से आप क्या समझते हैं? सो ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि अगर संसद कार्यरत नहीं है वर्तमान में, अंडर सेशन नहीं है, और अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार को लगता है कि एक लॉ इमीडिएट पास होना चाहिए, रिक्वायरमेंट है, तो फिर वो ऑर्डिनेंस लेकर आती है उस एक्ट को बनाने के लिए, जिसे बाद में संसद या राज्य स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी केस है वहाँ पे उसको फिर पास कराना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता है कि ऑर्डिनेंस सेपरेशन ऑफ पावर्स का इंक्रोचमेंट करता है? करता तो है सर, बट ये इमरजेंसी पर्पज़ से ये बनाया गया था। जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी जो भावना थी इसके पीछे ये थी कि इसको इमरजेंसी पर्पज़ से यूज़ किया जाए। ठीक है। अगर हम राजस्थान के लोक देवताओं की बात करें तो प्रसिद्ध 2 लोक देवताओं के नाम बताइए और आपको क्यों पसंद है? तो हमारे एरिया में तो पर्टिकुलरली बात करूँ तो जो यहाँ पे अपने पंचपीर माने जाते हैं उनका इतना प्रभाव नहीं है। फिर भी सर जो रामदेव जी महाराज रामदेवरा में जो है एक वो है, क्योंकि उन्होंने
अपने जो बोला वो करके बताया ताकि लोग उनको फॉलो कर पाए। चलिए, एक तो रामदेव जी हो गए, दूसरा सर एक बिश्नोई संप्रदाय के जो है, हाँ, उनको भी मैं मानूंगा कि उन्होंने भी उन चीज़ों को फॉलो करते रहे। कौन थे विष्णु संप्रदाय के मतलब? जम्बो जी का नाम लेना चाहेंगे? जी सर, जम्बो जी। चलिए, जी सर, ठीक सर। हेमंत जी, सर इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट क्या है और इसमें कौन समस्या है? इजराइल समस्या है या पैलेस्टीन समस्या है? सर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में चले तो इजराइल कभी हुआ करता था, बाद में जितने भी यहूदी लोग थे, ज्यूस पीपल थे, वो अक्रॉस वर्ल्ड स्प्रेड हो गए। 1800 जो 19th सेंचुरी में एक जियोनिस्ट करके उनका वो चला, जिसके तहत ये बोला गया कि हमें ज्यूस के लिए एक होमलैंड होना चाहिए, और अक्रॉस वर्ल्ड ये लोग फिर इकट्ठे होने लगे, संगठित होने लगे। देन हिटलर का जर्मनी में वो होता है, पावर में आते हैं, और वो फिर ज्यूस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा ही अत्याचार करते हैं। उसकी वजह से उस टाइम की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो उस टाइम कह सकते सुपर पावर थी। इतिहास बताने से अच्छा मुझे ये बताइए कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये कन्फ्लिक्ट क्या है? सर ये कन्फ्लिक्ट यही है कि पैलेस्टाइन कह रहे हैं कि उनको हमारा एज ए कंट्री वो करे, और इजराइल चाह रहे हैं कि वो उनका सेपरेट क्या करे? पैलेस्टाइन क्या कह रहा है? कि हमको एज ए कंट्री पूरा एक्नॉलेज करे पूरे एरिया सहित, और इजराइल वहाँ पे नहीं। हमास बेसिकली इसमें जो है वो है, जो हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पैरवी करता है पैलेस्टाइन कंट्री के लिए, और इसको बहुत सारे कंट्री ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है सर। और इंडिया का स्टैंड क्या है इस कन्फ्लिक्ट को लेकर फिलहाल? इंडिया का स्टैंड ये है कि इजराइल को सेल्फ डिफेंस का राइट है, बट टू स्टेट जो थ्योरी है उसको सपोर्ट करता है। इधर कुछ समय से इंडिया का स्टैंड इजराइल पैलेस्टीन को लेकर काफ़ी बदला है, क्या बदलाव देखने को मिलता है उस स्टैंड में? सर बदलाव ये देखा जाता है कि पहले ये माना जाता था कि इंडिया का पैलेस्टाइन की तरफ ज़्यादा झुकाव है, आज इसका उल्टा माना जाता है कि इंडिया का इजराइल की तरफ ज़्यादा झुकाव है। तो आपको क्या लगता है ये बदलाव जो हुआ है विदेश नीति में हमारी, खास करके इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट को लेकर, उसका क्या कारण हो सकता है? सो उसके बड़े प्रेगमेटिक रीज़न मुझे लगते हैं कि पहले जो अरब कंट्रीज़ थे उनके साथ इजराइल के रिलेशन बड़े ही ख़राब थे, बट चूँकि वो लोग ही अब अपने रिश्ते सुधार रहे हैं, तो इंडिया को भी अपने रिश्ते सुधारने चाहिए, और इंडिया इसी तरह पे काम कर रहा है। चूँकि इंडिया का इजराइल से बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, कुछ डिफेंस टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को लेकर अरब के साथ, अरबियन कंट्री के साथ अपना बड़ा मेजर रोल रहता है, क्योंकि अपना डायस्पोरा भी है और ऑयल और नेचुरल गैस की भी वहाँ से रिक्वायरमेंट रहती है। क्योंकि उन लोगों के रिलेशन सुधर रहे हैं तो अपन को भी सुधारने चाहिए सर। आपको नहीं लगता है कि इंडिया में एक बहुत बड़ा तबका मुस्लिम समुदाय का है जिसकी भावनाओं को ये आहत कर सकता है? दे माइट फील बैड, और ये दिख भी रहा है। अब बहुत सारे मुस्लिम एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस स्टैंड को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं और उन्हें बुरा लगता है, तो इसको हम कैसे हैंडल करें? सर नो डाउट स्ट्रेटेजिकली एक चैलेंज तो डेवलप हुआ ही है, बट इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड जो है कि हम टू स्टेट थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, तो उस चीज़ कोई चीज़ टू स्टेट थ्योरी को तो हम बहुत पहले से सपोर्ट कर रहे हैं, पर इधर रिसेंटली क्या हुआ है? सर रिसेंटली जो हमास का अटैक हुआ था उसके बाद पीएम साहब का जो स्टेटमेंट आया था कि वी आर स्टैंडिंग विद इजराइल पीपल, तो उस हमास के तुरंत बाद आया था। उसके बाद इजराइल का जो अटैक हुआ है अगेन गाजा पे, उसके बाद से इंडिया का कोई ऑफिशियली सच नहीं आया है कि हम इजराइल पैलेस्टाइन के साथ नहीं खड़े हैं, या ये जो इजराइल कर रहा है उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह से वो बैलेंस करने की कोशिश चल रही है सर डिप्लोमेटिक लेवल पे। 2009 में आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाती है सर, ठीक है, और उसके बाद आपने कई प्रयास दिए हैं सिविल सर्विसेज के लिए, बोथ सेंटर में और स्टेट में। ऐसी क्या चीज़ आपको प्रेरित करती है प्रशासनिक सेवा के लिए कि आप कई सालों से इसके पीछे लगे हुए हैं? सर एक तो मतलब अभी जो रिसेंट तो यही है कि मेरी एज हो गई है, और मैं इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा बड़े ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है नहीं। 36-37 का हो गया हूँ मैं, और मोस्टली एग्ज़ाम में अब दे ही नहीं सकता हूँ क्योंकि एज लिमिट हो गई है। तो ये आपकी मजबूरी है? काइंड ऑफ कह सकते हैं सर, फिलहाल तो कह सकते हैं सर। अच्छा, ठीक है। और जीविका के अलावा और क्या देखते हैं आप प्रशासनिक सेवा में अपने लिए? सर रेपुटेटेड पोस्ट है, रेपुटेशन, सैलरी वाइज। अगर आपको ज़्यादा सेल्फिश होते जा रहे हैं हेमंत जी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर, मुझे नहीं लगता। रेपुटेटेड पोस्ट है और ये सर्विस है, और
बीइंग ए सर्विस अच्छी सर्विस है, पब्लिक सर्विस है। एक तो जो मेरा मेजर रीज़न था जॉब छोड़ के प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर में आने का, कि वहाँ मैं किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के या बंदे के लिए काम कर रहा हूँ, यहाँ मैं लोगों के लिए करूँगा। रेपुटेशन है, सैलरी वगैरह भी बढ़िया है सर यहाँ पे। तो प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर करें तो वो जो वहाँ पे बेनिफिट है वो यहाँ भी है। नहीं, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा बेनिफिट है, सैलरीज बेटर हैं प्राइवेट सेक्टर में, बेटर है एक सर, एम्प्लॉय की। बेटर है हाँ। सर। बट यहाँ पे जो डाइवर्सिफिकेशन है जॉब्स प्रोफाइल का देखा जाए, जो वर्क एरिया का देखा जाए, वो बड़ा है। पर आजकल प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी ऐसे ऑप्शंस हैं जहां आप डाइवर्सिफाइड फील्ड में काम कर सकते हैं, अगर डाइवर्सिफिकेशन आप ढूंढ रहे हैं तो। अगेन सर मैं पर्टिकुलर मेरे लिए इस एज में, क्योंकि बहुत गैप आ गया सर मेरे, वो जॉब छोड़े और अभी जो है, तो मुझे इससे बढ़िया से फिलहाल ऑप्शन दिख नहीं रहा है सर। और मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि फ़िलहाल वर्तमान में राजस्थान में एज अ स्टेट क्या क्या समस्याएं हैं और उनसे निपटने के क्या उपाय किए जा सकते हैं? सर इकोनॉमिकली देखा जाए तो इंडस्ट्री की कमी लगती है मुझे, और इंडस्ट्री आनी चाहिए। इंडस्ट्री भी डिसेंट्रलाइज्ड वे में आए, छोटे लेवल पे एमएसएमई ज़्यादा प्रमोट हुए तो बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या भी बिखरी हुई है। मतलब क्लस्टर करने जाते तो बहुत कम ही होंगे। तो सर डी इंडस्ट्रियल में जैसे एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उसको यहाँ प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, इंडस्ट्री के अलावा सर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी यहाँ जैसे बाल विवाह भी हो रहे हैं, सामाजिक कुप्रथाएं भी है, जातिवाद का बोलबाला बढ़ता जा रहा है, तो इस पे काम होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं भविष्य में देश और राज्य दोनों को नुकसान पहुँचाएंगे। ओके। एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सर, जो ये खदान माइंस वाला एरिया है, उसको बहुत स्ट्रिक्टली रेगुलेट करना चाहिए। बगैर अरावली के थार डेजर्ट को रोक पाना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, तो उस पर ज़रूर गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट काम करना चाहिए और थार डेजर्ट को रोकने के लिए भी काम करना चाहिए। चलिए ठीक है हेमंत जी, थैंक यू वेरी मच। आपका इंटरव्यू ओवर हुआ, वेट कीजिए, बुलाते हैं आपको। बैठिए हेमंत जी। तो हेमंत जी, आपको कैसा लग रहा है इंटरव्यू देने के बाद अपने आप में? सर मेरे जो इशू रहते हैं कि हमेशा जो मौके मुझे मिले थोड़ा एरोगेंसी दिखती है। वो सही में दिखती है। एरोगेंसी नहीं कहूँगा मैं उसको, आप ना बातों को बहुत स्पष्ट वे में बोल दे रहे हैं। वो है, होता वही है, लेकिन होता है ना कि थोड़ा डिप्लोमेटिकली आदमी चीज़ों को मोड़ चढ़ोड़ के बोलता है जिसमें सुनने वाले को अच्छा लगे। ठीक है, जैसे मैंने आपसे वो क्वेश्चन पूछा था कि भाई क्यों ज्वाइन करना, मेरी मजबूरी है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, प्राइवेट सेक्टर में मैं जा नहीं सकता हूँ, ऐसे थोड़ी बोला जाता है। ये सप्ताह भर में इवॉल्व हुआ है सर, ये सप्ताह भर में इवॉल्व हुआ है। पहले तो आप पहले बैठिए एज अ कैंडिडेट, हाँ आराम से बैठिए। अब सुनिए, 3 बार आपका इंटरव्यू हुआ है, मतलब आपने दिया है, ठीक है, और तीनों बार में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है। मुझे पहले ये बताइए कि इंटरव्यू में मार्क्स कम आते हैं या मेंस के कम होते हैं? दोनों जगह कम, इंटरव्यू में भी कम ही रहते हैं सर, 50 के अराउंड ही रहते हैं। हाँ, तो वो मतलब कहीं ना कहीं सर वो वहाँ जाके एक तो साइकोलॉजिकली थोड़ा वो हो जाता है, मेरे को भी लगता है। देखिए, कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो हमारे पास आते हैं जो इंटरव्यू को बहुत सीरियस लेते हैं, वो अपना इंटरव्यू ख़राब कर लेते हैं। कुछ कैंडिडेट होते हैं जो इंटरव्यू को बहुत लाइटली लेते हैं, वो अपना इंटरव्यू ख़राब कर लेते हैं। मैं आपको सेकंड कैटेगरी में रखूँगा। आप इंटरव्यू को बहुत लाइटली ले रहे हैं, ये बहुत सीरियस अफेयर है। ये जॉब अपने आप में बहुत बड़ी अफेयर है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इस जॉब को लेना चाहते हैं, और इसलिए वो लोग एटलीस्ट एक एवरेज लेवल ऑफ सीरियसनेस तो देखना चाहेंगे आप में, और वो आपके आंसर्स के थ्रू पता चल जाता है आप कितने सीरियस हैं इस जॉब को लेकर। एक होता है कन्वेंशनल, जो कि आपका ठीक ठाक प्रिपेयर्ड है क्योंकि आप इतने सालों से पढ़ रहे हैं, तो वो तो हो जाएगा। लेकिन एक होता है ना सिचुएशनल, जो मैंने क्वेश्चंस पूछे आपसे 2-3 लास्ट वाले, तो वहाँ पर वो सीरियसनेस टूट गई। लगा कि मतलब ऐसे थोड़े आदमी होता है कि भाई जॉब वी आर ज्वाइनिंग एज अ एडमिनिस्ट्रेटर फॉर मेनी गुड रीजंस, दिस कैनॉट बी द गुड रीजन दैट यस आई वांट टू एंटर इनटू दिस जॉब बिकॉज आई सी दैट देयर इज नो अदर गुड ऑप्शन फॉर मी, तो दिस इज द गुड ऑप्शन फॉर माई सेल्फ। नहीं, आप जो भी बोल रहे हैं, मेरी ग्रोथ, मेरा बेटरमेंट, तो प्रशासनिक अधिकारी के लिए ये आंसर ठीक नहीं है। नो डाउट कि आप ये भी बोलेंगे, मन में भी ये सोचें, करते तो सब यही हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बताते हैं ना। यू नीड टू टेल देम इन दैट वे।
तो सजेशन यही है आपसे कि अब आपका इंटरव्यू शायद परसों है, 8th को है ना? 8th को है। हाँ 8th को है। अभी 1-2 दिन जो आपके हाथ में ना, कोशिश कीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे बहुत एक्सेप्टेबल वे में वहाँ रखेंगे। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड मत हो जाइए। मे बी मैं समझ सकता हूँ कि आप एक बहुत लंबे दौर से गुजरे हैं ऐसे एग्जामिनेशन के, एक समय में आके आदमी को लगने लगता है कि अब और क्या कितना डिप्लोमेटिक बनूं, लेकिन अब ऑब्वियसली आप एक लास्ट स्टेज में है तो आपको होना चाहिए थोड़ा, तो वो है, उसको एरोगेंस नहीं कहेंगे, दैट इज़ नॉट एरोगेंस, बट डिप्लोमेसी की थोड़ी कमी है। थोड़ा आदमी को ना रोटेट करके चीज़ों को बोलना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो सबसे अनदर बिग प्रॉब्लम विथ यू इज़, आप बहुत लेंदी आंसर्स क्यों दे रहे हैं। आपसे मैंने इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पूछा, आप कहाँ पहुँच गए 18th सेंचुरी, आप अभी का बताइए। कौन सी आपसे पृष्ठभूमि पूछी जाती है वहाँ पर? वहाँ तो वो जानना चाहते हैं कि अभी जो हो रहा है उसके उस पर आप कितना ज़्यादा अवेयर है। अगर उनको पूछना होगा पीछे का तो वो खुद ही पूछ लेंगे कि अच्छा बताइए कि इतिहास में क्या हुआ था इसके बारे में, ठीक है ना। तो वो जो क्वेश्चन है उसी पर रहिए एज इट इज़, क्योंकि जितना लंबा आप बोलेंगे उतनी गलतियाँ आप करेंगे। आपने इतने लंबे लंबे आंसर दिए, बीच में 2-3 फैक्चुअल एरर्स भी हुए, ठीक है, हम उनको ओवरलुक कर देते हैं क्योंकि ये माना जा सकता है कि हाँ भाई सब फैक्चुअल एरर 1-2 तो निकल ही जाते हैं मुँह से बोलते हुए, लेकिन वाई टू गिव सो लेंदी आंसर्स। नहीं, आपसे मैंने आपके उसकी जगह के बारे में पूछा शुरू में, बांसवाड़ा, आपने वहाँ भी बड़ा लेंदी आंसर दिया। तो लेंदी आंसर्स बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, टू द पॉइंट बोलिए। प्रशासनिक अधिकारी की एक सबसे बड़ी खासियत ये भी होती है, वो टू द पॉइंट बोलता है। आप मिले कभी किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी? आप तो मिले ही होंगे, नहीं बड़े लेवल पे, आपको लगा नहीं कि वो लोग बहुत टू द पॉइंट बोलते हैं बात को, मीटिंग में भी आते हैं, सुनते सबकी हैं, लास्ट में अपनी 2-3 लाइन की एक बात बोलेंगे, बात खत्म। इतना ज़्यादा कौन बोलता है, ठीक है। तो यू ऑल्सो ट्राई टू बी दैट, ठीक है। और थोड़ा पोस्चर भी अपना बेटर रखिए, आप एनर्जेटिक और लगिए कि नई कैंडिडेट है, हाँ मतलब पीछे होके आराम से बैठिए नहीं, और थ्रू आउट द इंटरव्यू ये लगना चाहिए कि आप अटेंटिव हैं, आप में अटेंटिवनेस नहीं दिख रही है, आप में वो लेवल ऑफ कमिटमेंट नहीं दिख रहा है। बस वही एक पर्सनालिटी डिमेरिट है जो हम समझ पाए हैं कि 3 इंटरव्यू बहुत बड़ी बात होती है। तो नॉलेज बेस तो कहीं कमी नहीं है, आप बार बार मेंस निकाल रहे हैं इसका मतलब नॉलेजेबल तो है आप। अब पर्सनालिटी टेस्ट है ये, तो पर्सनालिटी में यही चीज़ें देखी जाती हैं, कितना कमिटमेंट लेवल है आपका, नहीं कितने अटेंटिव रहते हैं आप सामने वाले के बात सुनते समय या जानते समय। अब यहाँ 3 लोगों में आप इतने अटेंटिव नहीं है, वहाँ एक दिन 300 की भीड़ होगी आपके सामने, तो कैसे अटेंटिवनेस आएगी, ठीक है ना। थोड़ा सा उसको आप देख लीजिए। रेस्ट ऑल इज़ फाइन, नॉलेज बेस में क्या बोलता है तो अच्छा ही है, लेकिन हाँ वो एक है थोड़ा इश्यू, वो तो सही बोला जिसने भी बोला, या आपने भी जो आकलन किया। नहीं हाँ, वो मतलब एकदम इनफॉर्मल हो जाता हूँ। हाँ बहुत ज़्यादा, इतना भी इनफॉर्मल नहीं होना है ना, बहुत ज़्यादा फॉर्मल भी नहीं होना है। आप समझ रहे हैं, बैलेंस बना के चलना होता है। इंटरव्यू का मतलब ही होता है आपको अपने पर्सनालिटी का वो बैलेंस दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मतलब लगने लगा ना एक समय पर आके 10-15 मिनट बाद की आपने लगता है एक तरह गिव अप कर दिया, तो दोस्त नहीं बात करते हैं, अब आप बोल रहे हैं आज जो बोल रहे हैं बोले जा रहे हैं, तो वैसा नहीं लगना चाहिए ना। इंटरव्यू इज़ अ वेरी सीरियस अफेयर, तो मेंटेन दिस और अपने माइंड को कंडीशन करके लेके जाइए। ये माइंड की कंडीशनिंग होती है, ठीक है, कि बस ये सोच के जाइए कि इस बार तो मुझे निकालना ही निकालना है, बहुत हो गया, और उसके लिए आपको ये अपना प्रेजेंट करना पड़ेगा पार्ट कि आई एम वेरी कमिटेड, नो डाउट टाइम हैज़ स्पेंड, टाइम लग गया है मुझे, बट आई एम वेरी कमिटेड एंड आई रियली वांट दिस टू हैपन, नॉट फॉर माई सेल्फ, फॉर मेनी अदर थिंग्स। काफ़ी अच्छे अच्छे जवाब दिए जा सकते हैं। नहीं इस स्टेट में पैदा हुआ हूँ सर, मुझे यहाँ की प्रॉब्लम मालूम है, जिस इलाके से मैं आता हूँ सर बहुत पिछड़ा इलाका है, मैंने देखा है पिछड़ापन, मुझे लगता है कि मैं कुछ करूँ, बहुत लंबे समय से मैं इसलिए लगा भी हुआ हूँ इसके पीछे। इस टाइप से जवाब दीजिए। ये थोड़ी जवाब होता है मजबूरी है मेरी, कहीं हो नहीं सकता है मेरा ठीक है। नहीं अब जैसे आप सोचिए आप किसी लड़की से शादी के लिए मिलने गए, पूछे क्यों मेरे से शादी करना, बोले अब कोई कर ही नहीं रहा है मेरे से, इतने दिनों से लड़के सब रिजेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगा आप ही से कर ले, कैसा लगेगा आपको, है कि नहीं। तो दैट काइंड ऑफ आंसर यू गिव, थोड़ा उसको बेटर बना के बोलिए, ठीक है, भाषा, ठीक है। आप कुछ पूछना चाहते हैं? तो इसके अलावा कम्युनिकेशन साइड से, कम्युनिकेशन, सारी प्रॉब्लम यही है, कम्युनिकेशन तब तक अच्छी नहीं होगी जब तक आप खुद में बहुत अटेंटिव नहीं दिखेंगे। मैं बड़ा इजी गोइंग लग रहा था कि हाँ ठीक है आप बोले ही जा रहे हैं सिर्फ। दूसरा कम्युनिकेशन साइड, कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जितना पूछा जाए आप उतना ही बोलिए, बहुत लेंदी मत कर दीजिए अपने आंसर को, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम है, बताया मैंने, वही जो पर्सनालिटी वाली इश्यूज़ है। बाकी नॉलेज आपकी अच्छी है, बिल्कुल अच्छी नॉलेज, और वो होगी भी, काफ़ी लंबा समय हो गया आपको पढ़ते हुए,
वही है बस, एक जो छोटी सी प्रॉब्लम रही वो पर्सनैलिटी हीट डिफेक्ट है, और वो सिर्फ इसलिए है कि आप बहुत सीरियस ले नहीं रहे हैं इस चीज़ को। आप लीजिए, 3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, चौथा है, मतलब दिस इज़ फॉर्चुनेटली यू आर गेटिंग एवरी ईयर अ चांस, ऐसा होता नहीं है। तो आप अपने आप को फॉर्चुनेट मान के इसको अच्छे से भुनाइए, सर। ठीक है, यूज़ कीजिए इसका, और इस बार रिजल्ट लेकर आइए, ठीक है जी सर, चलिए, ओके, थैंक यू सर। फाइन।